मैं लीलाधर मेहता क्वाइज एजुकेशन चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम यहां पर लगातार टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए बीएसटीसी के लिए। वैसे तो बीएसटीसी के लिए है, परंतु राजस्थान की जितने भी कंपटीशन होते हैं आरएस के हो, चाहे पटवारी रीट वगैरह के हो, किसी के भी हो, आप यहां से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। तो आ जाओ, सभी अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। और लगातार एक एक क्वेश्चन को हल करना, आप भी कोशिश करना। पहले मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, 4 ऑप्शन पढ़ना, अपना जवाब मन में सोच लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और वहां पर उसको नोट कर लें, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। मैं आप जैसा कि यहाँ पर देख लेना, मैं लीलाधर मेहता आपके सामने मॉडल पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो चालू करते हैं। देखो, अपना पहला प्रश्न है, आप भी ध्यान से पढ़ें पूरा। साधु सीताराम दास का संबंध किस आंदोलन से है? आप भी आराम से ऑप्शन पढ़ लेना। साधु सीताराम दास की बात हो रही है यहाँ पर, किस किसान आंदोलन से उनका संबंध था? तो अलवर किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, इसको बूंदी किसान आंदोलन भी बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन। तो देखो यहाँ पर सर्वाधिक पूछा गया है आपको, है ना, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। आपने भी सुना होगा, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है 1897 में। गंगाराम धाकड़ की पिताजी की जब मृत्यु होती है तो धाकड़ समाज के लोग वहां पर मृत्यु भोज में आते हैं, तो वहां पर बातें चल जाती है। उस समय वहां के जो शासक थे, तो वो जो जागीरदार थे, तो वो जनता से विभिन्न प्रकार के टैक्स वगैरह लेते थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए साधु सीताराम दास के नेतृत्व में पहली बार किसान आंदोलन शुरू हुआ। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। ये लगभग देख लो ऑप्शन, ये 1941 तक चला था, बहुत लंबा किसान आंदोलन रहा था। विजय सिंह पथिक का आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। ये चलो, इसके बाद में आपने इसमें देखा होगा चौरीकर, ठीक है, राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। एक और आपने नाम सुना हो तो तलवार बंदाई राव पृथ्वी सिंह ने टैक्स लगाया था बिजोलिया किसान आंदोलन में। और बिजोलिया किसान आंदोलन में लगभग 84 प्रकार के लगाने ली जाती थी, टैक्स 84 प्रकार का लिया जाता था, ठीक है। तो आप बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी बताई। वैसे बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक होता है वो विजय सिंह पथिक को माना जाता है। 1916 में उनकी एंट्री होती है। और विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम क्या है, सुना हो तो आपने? भूप सिंह। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। इनकी जन्म स्थली यूपी है, पर इनकी जो कर्म स्थली है वह हमारे राजस्थान रही है। आपने देखो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में सुना होगा। बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ का एक ठिकाना था। ये बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो राम नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। और इसके बाद में बरड़ किसान आंदोलन, ये बूंदी किसान आंदोलन है, ठीक है। चलो देखो, बेंगू किसान आंदोलन में भी 2 किसान शहीद हुए थे। आपने नाम सुना हो तो रूपाजी और कृपाजी, ठीक है। याद रखना, रूपाजी कृपाजी का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। बरड़ किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। यहां पर भी देखो, ये भी 1921 में शुरू हुआ था और ये भी 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसमें नानक भील, ठीक है, नानक भील व देवलाल गुर्जर, ठीक है। किसमें? बरड़ किसान आंदोलन में नानक भील और देवलाल गुर्जर का संबंध है। 1921 में ये चला, 1921 में ये चला और इसकी शुरुआत 1897 में होती है। देखो, अलवर किसान आंदोलन, ठीक है, ये सुअर विरोधी आंदोलन है। लगान प्लस में सुअर विरोधी आंदोलन है, ठीक है। यहां पर एक घटना होती है अलवर में, नीमू चाणा, ठीक है। आप इसको याद रखना, नीमू चाणा राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। 1925 में ये घटना हुई थी, ठीक है। नीमू चाणा घटना कब हुई थी? 1925 में। तो ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। और लगभग आपका ये आंसर कौन सा आएगा इसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो आप भी खुद को चेक कर लेना कि आपको आया है या नहीं आया, और या इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चनों को जरूर आप आराम से याद रखना, नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन।
दूसरा किसान आंदोलन, ये दूसरा सॉरी, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? ठीक है ना, प्रश्न को आप देख लो। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह दित्ते ने, जगत सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने और सवाई मानसिंह ने। ठीक है, तो आप सोच लो जवाब मन में, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? राम सिंह दित्ते। जयपुर के शासक राम सिंह दित्ते ने जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाया था। ठीक है, इसके बाद में देखो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ठीक है, एक तो आपको ये बात याद रखनी है, और एक आपने सुना होगा लगभग 1565 में एक पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की, ठीक है ना, पुरंदर की संधि होती है। इस पुरंदर की संधि किन के साथ होती है? यहाँ पर शिवाजी के साथ में। ठीक है ना, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि होती है। इसके बाद में देखो आपने एक नाम सुना होगा बिहारी का, नाम सुना बिहारी का। बिहारी प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में था। कौन? प्रसिद्ध बिहारी। ठीक है, इसके बाद में आता है, देखो यहाँ थोड़ा गलत 1765 है ना, इस सन को भी छोड़ देना। चलो, इसके बाद में देखो सवाई मानसिंह का आपने नाम सुना होगा। लगभग ये हल्दी घाटी के युद्ध वाला व्यक्ति है। ठीक है, जिसे महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था सवाई मानसिंह ने। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ? पहले प्रश्न पढ़ लेना आप पूरा ध्यान से। राजस्थान का पहला साका किस दुर्ग में हुआ? रणथंभौर में हुआ, चित्तौड़ में हुआ, सोनारगढ़ में हुआ या गागरोन में हुआ? ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, पहला साका पूछा है, ऐसे टिक कर लें। पहला साका किस दुर्ग में हुआ? रणथंभौर के दुर्ग में हुआ। पता होगा आपको कब हुआ था? 1301 में। चित्तौड़ का कब हुआ था? 1303 में, है ना। और जैसलमेर जो 2.5 शाखों के लिए बहुत फेमस भी है, और गागरोन जल दुर्ग है ना, गागरोन क्या है? जल दुर्ग। यहाँ पर भी जोर हुआ था। अचलदास खिची का आपने नाम सुना होगा, गागरोन से उनका संबंध है। देखो, रणथंभौर का जो दुर्ग है वह सवाई माधोपुर में स्थित है, और 32 खंभों की 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर में। और गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर में। चित्तौड़ में आपने नाम सुना होगा, चित्तौड़ का जो फेमस है, आपने रतन सिंह का नाम सुना होगा। रतन सिंह यहाँ का शासक हुआ करता था। इस जानकारी में आगे प्रश्न में दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, चलो अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पर आ भी गया प्रश्न, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। देख लो, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? आपका आंसर सोच लो, सोनार का किला। ठीक है, कौन सा है? सोनारगढ़, सोनार का किला। ये पीले पत्थर से बना हुआ है, सोने की तरह चमकता है। कौन सा? सोनारगढ़ का किला। कहां पर है ये अपना? ये है हमारा जैसलमेर में। ठीक है, कहां पर है ये? जैसलमेर में। गागरोन का कहां पर है? हमारा झालावाड़ में। और चित्तौड़ का कहां पर है? चित्तौड़ में। रणथंभौर कहां पर है? आपका सवाई माधोपुर में। ठीक है, आप ये भी याद रखें, है ना। चलो अपन इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आप सोच लो, रानी उमादे, रानी फूलकंवर, रानी पद्मिनी और जयवंता बाई। ठीक है, तो रानी उमादे। ठीक है, रानी उमादे किसकी पत्नी है? मालदेव की पत्नी है ना, मालदेव की पत्नी है। और 1544 में आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी से एक गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ था मालदेव का। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव का। तब शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो आप इस चीज को भी याद रखें। ठीक है, इसके बाद में आप पद्मिनी के बारे में जानते हो, रतन सिंह की पत्नी जयवंता बाई के बारे में आप जानते होंगे, महाराणा प्रताप की माता का नाम था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सारी जानकारी रखें। आगे बढ़ते हैं अपन। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ठीक है, एक बार आप चेक कर ले, सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? एडन। ठीक है, ये यहां पर एडन।
बर्टन, जेडी हॉल, मैक मॉसन। का पूछा है? सिरोही का। तो आपका जवाब कौन सा रहेगा? जेडी हॉल। इस टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा रखा है, आप वहां से इस टॉपिक को एक बार पूरा विस्तार से पढ़े। 1857 की क्रांति राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, चलो इसका जवाब आप कौन सा मानोगे? सिरोही का, जेडी हॉल। कौन सा? जेडी हॉल। अब इसके बाद में देखो सिरोही का, इसके बाद में ये ईडन कहां का पॉलिटिकल एजेंट था? जयपुर का। ठीक है, ये कहां का था? जयपुर का। मेजर बर्टन, बर्टन कहां का था? कोटा का। और जेडी हॉल हो ही गया। मैक मॉसन कहां का था? ये जोधपुर का। ठीक है ना, जोधपुर का था। तो आप इस प्रकार से याद रखें ये चारों पांचों। और एक भरतपुर का, एक और कहां का था? भरतपुर का। भरतपुर का कौन था? मोरिसन, मोरिसन। और इसके बाद में एक आता है अपने यहां पर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक उदयपुर बच रहा है। उदयपुर, उदयपुर का था सावर्स। ठीक, कौन था उदयपुर का? सावर्स। ठीक है, तो आप विशेष तौर से ये 6 पॉलिटिकल एजेंट याद रखें, है ना। मैं वापस फिर बोल देता हूं एक बार और। जयपुर के थे ईडन, कोटा के थे बर्टन, सिरोही के थे जेडी हॉल, मैक मॉसन थे जोधपुर के, उदयपुर के थे सावर्स और भरतपुर के थे मोरिसन। देखो पॉलिटिकल एजेंट किसके अधीन काम करते थे? एजीजी के अधीन काम करते थे। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और ये किसके अधीन काम करता था? भारतीय गवर्नर जनरल कैनिन। ठीक है, भारत में ऊपर ही ऊपर कौन था? मैं यहां पर आपको बता देता हूं। चलो, ये था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। कौन था उस समय? कैनिन। और यहां पर एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड पैट्रिक, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, इसके अधीन कौन होते थे? पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए 6। ठीक है, आप इस प्रकार से पूरा याद करें, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, रामसर साइट का संबंध है कृषि से, जल से, वनस्पति से, आर्द्र नम भूमि से। ठीक है, आप सोच लो, फिर इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूं। देखो इसका आंसर तो कौन सा रहेगा? आर्द्र नम भूमि। अब इसका मतलब समझना, देखो क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं वो नहीं जानते। रामसर साइट का मतलब होता है, आंसर दिया आर्द्र नम भूमि या साइलेंट वैली। साइलेंट वैली इसको बोलते हैं। दलदली क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है ना। चलो, तो राजस्थान में आर्द्र नम भूमि कितनों को शामिल किया गया है? 2 को। सांभर, ठीक है ना, सांभर और केवला देव। ये दोनों प्रश्न खूब धूम मचाते हैं। राजस्थान के कितने क्षेत्रों को रामसर साइट घोषित किया गया है? 2 को, सांभर को और केवला देव को। केवला देव घना पक्षी विहार कहां पर है? भरतपुर में। और सांभर, जो सांभर झील है वो कहां पर है? जयपुर में। वैसे जयपुर, अजमेर, नागौर में, पर आंसर बस 3 जिलों में फैली हुई है, पर पहली प्राथमिकता अपन किसको देते हैं? जयपुर को देते हैं। तो सांभर झील कहां पर है? जयपुर। भारत की राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। ठीक है, और ये केवला देव घना पक्षी विहार है, जहां साइबेरियन क्रेन आती है। साइबेरियन क्रेन आती है, कहां से आती है? वह साइबेरिया से। ठीक है, दिसंबर के महीने में आती है, फरवरी में वापस पक्षी लौट जाते हैं, विदेशी पक्षी होते हैं। ठीक है, तो अपन को कौन सा प्रश्न याद रखना है? रामसर साइट का संबंध किससे? आर्द्र नम भूमि से। और राजस्थान में कितनी है? 2। भारत में लगभग बताते हैं कि 40 के आसपास रामसर साइट घोषित की गई है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो,
32 खंभों की छतरी कहां पर, एक नॉर्मल छोटा सा प्रश्न है ना, फिर भी आप कोशिश करें क्योंकि गलत नहीं होनी चाहिए। 32 खंभों की छतरी कहां पर है, तो आपका आंसर रणथंभौर, चित्तौड़, बारडोली और अजमेर। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा, रणथंभौर। ठीक है, राणा हमीर ने, आपने नाम सुना होगा राणा हमीर, जो 1303 में एक शाखा भी हुआ था, सॉरी 1301 में एक शाखा भी हुआ था हमीर में, है ना। तो हमीर ने अपने पिता के शासनकाल में, अपने पिता ने जैत्र सिंह, नाम सुना होगा आपने, जैत्र सिंह इनके पिता का नाम था। जैत्र सिंह ने 32 वर्षों का जो शासन किया था, उस शासनकाल के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। और 84 खंभों की छतरी कहां पर है, ये 84 खंभों की छतरी है आपकी बूंदी में। और 8 खंभों की छतरी कहां पर है, बारडोली में। बारडोली के शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है और बारडोली महाराणा प्रताप की छतरी भी स्थित है। ठीक है, तो आपको ये चीज आराम से याद रहेगी। चित्तौड़ जो बहुत फेमस है, यहां पर शाखा भी हुआ था, कब हुआ था, 1303 में, है ना, जो अपन ने बात कर भी ली है। आगे बारडोली, बारडोली कहां पर है, उदयपुर में शिव मंदिर भी है ना। और अजमेर जो जिले का नाम दे रखा है यहाँ पर, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मेन सेंटर के बीच में नाम से जाना जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वगैरह है अजमेर में सोनी जी की नसिया है, अजमेर में आना सागर झील है, अजमेर में सावित्री माता का मंदिर, अजमेर में गायत्री माता का मंदिर है ना। और फिर पंजाब शाह का उर्स भी लगता है यहाँ पर, 2.5 दिन का झोपड़ा भी है वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अजमेर से भी। आप इन चीज़ों को सबको याद रखें। ठीक है, चलो अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई। 5 त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर बनते हैं, तो आप सोच लो यहां से लूणी, चंबल, माही, तो कौन सा आंसर रहेगा अपना, बनास नदी। ठीक है, कौन सा आंसर रहेगा आपका, बनास नदी। आपने सुना होगा इसका एक त्रिवेणी संगम अपना यहां पर बनता है रामेश्वर में, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में बनता है बनास, चंबल, सीप। ये बहुत ही फेमस त्रिवेणी संगम बनाती है, कौन सी, बनास नदी। और बनास नदी और भी संगम बनाती है, तो आप इस प्रकार से इसको याद रखें। चंबल आपने सुना होगा, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी, चित्तौड़ 84गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 6 जिले कौन कौन से, वो भी आप याद, चित्तौड़गढ़ याद रख सकते हो। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कोटा बूंदी में आती है, कोटा बूंदी के बाद में ये सवाई माधोपुर में जाती है, करौली होती हुई, धौलपुर होती हुई ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती। चंबल पे 4 बांध बनाए गए, उनमें से 3 बांध कहां पर है, अपने राजस्थान में गांधी सागर बांध है जो मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और इस पे एक परियोजना भी शुरू की गई है 52 और 53 में, जो मैंने कल भी बताया था। लूणी नदी लूणी नदी कहां से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से, और राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। ये कितने में बहती है, 6 जिलों में। ये कितने में बहती है, 6 जिलों में। ये कितने में बहती है, 2 जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, लूणी नदी राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से में बहती है, आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ना पा जो बा जा, नापा जो बाजा। बनास नदी का उद्गम स्थल होता है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद से होता है। एक तो राजसमंद में बहती है, नागौर में बहती है, पाली में बहती है, जोधपुर में बहती है, बाड़मेर में बहती है, जालौर में बहती है। और ये राजस्थान की आधी मीठी और आधी खारी के नाम से लूणी नदी जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां आपने नाम सुना होगा, लेठड़ी, मेठड़ी, सूकड़ी, बांडी, जवाई, खारी। इस प्रकार से इसकी सहायक नदियों के नाम है। अजमेर की नागपाड़ से निकलती है और ये राजस्थान कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। ये भी कितने में बहती है, 6 जिलों में। 6 जिले मैंने अभी जस्ट बताए थे। और बनास नदी भी राजस्थान कितने जिलों में बहती है, 6 जिलों में। ठीक है, और 6 जिले कौन कौन से, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में बहती है, प्रताप चित्तौड़गढ़ होती हुई टोंक, सवाई माधोपुर की तरफ, रामेश्वर धाम की तरफ चली जाती है, भीलवाड़ा होती हुई। तो आप भी इसको याद रखें। माही नदी कहां पर बहती है, राजस्थान के दक्षिण भाग में, बांगड़ क्षेत्र में, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है, आदिवासियों की गंगा, इसको माही नदी को कहा जाता है। माही बजाज सागर बांध भी इस पर बनाया गया है। और गुजरात में कंडाला बांध भी इस पर बनाया गया है। तो आप इस प्रकार से इन चीजों को याद रखें, बार बार दोहराएं। चलें अगले प्रश्न की ओर। चलो,
मूमल के चित्रों का चित्रांकन सर्वाधिक किस चित्र शैली में हुआ है? मूमल, ठीक है, मूमल नाम से पता, मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की। ये भी आप याद रखें। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? जैसलमेर, मूमल, ठीक है ना। देखो सर्वाधिक पशु पक्षियों का अंकन हुआ है, पशु पक्षी, सर्वाधिक पशु पक्षियों का अंकन कहां पर हुआ है? बूंदी में। और शिकार, शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य, इसका अंकन कहां पर हुआ है? कोटा शैली में। तो आप इस प्रकार से याद रखें, है ना, कोटा शैली से इसका संबंध है, जैसलमेर से मूमल का संबंध है। चलो आगे अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देलवाड़ा का जैन मंदिर किस जिले में? बहुत गजब का प्रश्न भी है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर? ये देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में है ना। देखो देलवाड़ा के मंदिरों का संबंध किससे है? जैन धर्म से। अब मैं आपको जानकारी बता देता हूं। इसको बनवाया था देलवाड़ा के जैन मंदिरों को चालुक्य शासकों ने। किसने? चालुक्य शासकों ने बनवाया था। देलवाड़ा में दो फेमस मंदिर है। एक तो है ऋषभ देव जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? एक तो है आपका ऋषभ देव का मंदिर, एक दूसरा है आपका नेमिनाथ का मंदिर। ये दोनों आप याद रखना, ऋषभ देव का मंदिर और नेमिनाथ का मंदिर। इसको बनवाया था 1031 में, इसको बनवाया था 1230 में, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। विमल शाह, ये प्रश्न रीट प्री में पूछा गया था, ठीक है। तो आप याद रखना, सबसे पहले तो देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? सिरोही में। देलवाड़ा में कितने फेमस मंदिर बने हुए हैं? दो। किसने बनवाए थे? वो चालुक्य शासकों ने। दो मंदिर कौन से? ऋषभ देव का मंदिर, ठीक है, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। पहले तीर्थकर जैन धर्म के। ये कौन से? नेमिनाथ 22वें नंबर के हैं। ऋषभ देव ने मंदिर 1031 में बनवाया था। किसने बनवाया था? वो चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने के मंत्री विमल शाह ने। इसको विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यही पूछा था उसमें, देलवाड़ा के जैन मंदिर ऋषभ देव का मंदिर किसने बनवाया था? विमल शाह ने। यानी कि विमल शाह का मंदिर कहां पर है? सिरोही में। नेमिनाथ का मंदिर 22वें तीर्थकर थे, इसको कहते लुणाऊ शाही ने बनवाया था। लुणाऊ शाही ने इसको बनवाया था, ठीक है। एक तो विमल शाह और लुणाऊ शाह ने इसको बनवाया था। तो आप इन दोनों मंदिरों को याद रखें। चलो अपन आगे चलते हैं। भवाई नृत्य का संबंध किस जिले से? बहुत गजब का प्रश्न आया है। भवाई नृत्य का संबंध किस जिले से? वैसे तो मैं आपको बता दूं, इसका संबंध है मेवाड़ क्षेत्र से। अब आपको पहचानो मेवाड़ क्षेत्र का जिला कौन सा है, तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? उदयपुर। अद्भुत कला के लिए भवाई नृत्य जाना जाता है। राजस्थान का एक अद्भुत चमत्कारी कला होती है, जिसमें क्या होता है, लगभग 7 से 8 मटके सिर पर रखे जाते हैं, फिर मुंह से रुमाल उठाया जाता है, कांच पे चला जाता है, कांच पे नंगे पैर चला जाता है, थाली की नोक पर चला जाता है, गिलास की नोक पर चला जाता है। एक अद्भुत कला का प्रदर्शन किसमें किया जाता है? भवाई नृत्य में किया जाता है। और भवाई नृत्य के जो फेमस नृत्यकार है, ठीक है, इनको याद रख लेना, बहुत फेमस है भाई, है ना। भवाई नृत्य के जो प्रसिद्ध नृत्यकार है वह है आपके, मैं बता दूं, रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम, शांता गांधी, कृष्णा व्यास, छंगाणी, इन नामों को रट लेना, ठीक है ना। जसमा ओढ़न, शांता गांधी का फेमस ग्रंथ है जसमा ओढ़न। रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, दयाराम, शांता गांधी, कृष्णा व्यास, छंगाणी का संबंध किस नृत्य से? भवाई नृत्य से। अद्भुत कला के लिए जाना जाता है। मुंह में रुमाल 7-8 मटके सिर पे रखे जाते हैं, मुंह में रुमाल रखा जाता है, और फिर मुंह के
मतलब मुंह से रुमाल उठाया जाता है और फिर अद्भुत कला का प्रदर्शन किया जाता है। नंगे पैर कांच पे चलते हैं, इसके बाद में थाली की नोक पे चला जाता है, गिलास की नोक पर चलते हैं, तो एक अद्भुत कला हो जाती है, हर कोई नहीं चल सकता है ना। चलो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। चलो, धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? गजब का क्वेश्चन है भाई, आप लगाओ दिमाग। धावड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और सिरोही। तो आपने सोच लिया होगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। कहां पर बोली जाती है ये? उदयपुर में धावड़ी बोली। ठीक है, जिसको बहुत कम जानते हैं। एक होती जगरोती, जगरोती ये बोली जाती है कहां पर? करौली में, है ना। और नागरचोल, नागरचोल ये बोली जाती है सवाई माधोपुर में, ठीक है ना ये। और इसके बाद राजावाटी, राजावाटी ये बोली जाती है आपको जयपुर में। काठेडी, काठेडी ये बोली जाती है आपके जयपुर जिले में, ठीक है। इसके बाद में मेवाड़ी ये बोली जाती है उदयपुर क्षेत्र में। मारवाड़ी ये बोली जाती है जोधपुर क्षेत्र में। कहां पर बोली जाती है? जोधपुर क्षेत्र में। फिर हाड़ौती ये बोली जाती है कोटा संभाग में। कहां पर? कोटा संभाग में, 12 कोटा, बूंदी, झालावाड़। फिर होती है वागड़ी ये बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, दक्षिणी राजस्थान में। वागड़ी की 2 शाखाएं, वागड़ी बोली दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। एक होती है अपनी मालवी बोली, मालवी बोली जाती है अपनी प्रतापगढ़। कहां पर? प्रतापगढ़ व झालावाड़ में बोली जाती है, ठीक है। मालवी, मालवी की 2 शाखाएं, मालवी की निमाड़ी, मालवी की उपबोली कौन सी है? निमाड़ी, ठीक है ना। ये भी आप इसको याद रखें। और ढूंढानी ये बोली जाती है जयपुर में। एक होती है शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले इलाके में बोली जाती है। तो आप इस प्रकार से ये भाषा वाला टॉपिक भी याद रखें। जगरोती कहाँ? करौली में। नागरचोल सवाई माधोपुर में। राजावाटी जयपुर में। काटेड़ी जयपुर में। बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। हाड़ौती संभाग में। मारवाड़ संभाग में, जोधपुर वगैरह में। और इधर से मेवाड़ी उदयपुर में। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वगैरह राजसमंद में बोली जाती है। मालवी कहाँ बोली जाती है? प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। निमाड़ी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। एक और भाषा होती है मेवाती, मेवाती बोली जाती है अलवर, भरतपुर में। एक और भाषा होती है अहिरवाटी। कौन सी होती है? एक अहिरवाटी, ये अहिरवाटी बोली जाती है अलवर में। इन सारी चीजों को आप नोट कर लें। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अलवर में। हरियाणवी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? अहिरवाटी पर। और ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? मेवाती पर। ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? मेवाती भाषा पर। और गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? मालवी भाषा पर। और भीली बोली किसे कहते हैं? वागड़ी को। सर्वाधिक 6 शब्द का प्रयोग किस में होता है? ढूंढानी भाषा में, हाड़ौती में, दोनों में होता है। ढूंढानी में किसका होता है? 6 का। हाड़ौती में किसका होता है? 6 का। खटी जारियो 6 और ढूंढानी में खटी जारियो 6, है ना। खटी जारियो 6। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। धावड़ी किसमें? उदयपुर में, है ना। चलो आगे बात करते हैं। चौंप आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? गजब का क्वेश्चन है भाई। चौंप, ठीक है ना। आप एक बार सोचो, दांत में, नाक में, हाथ में और अंगुली में। चौंप, तो चौंप कहां पर पहना जाता है? नाक में, ठीक है। नाक का आभूषण है, ठीक है। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? चुन्नी वाली चौप, है ना। नथ मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। नाक के नथ, लौंग, कांटा, चूनी वारी चौप, बैसरी, बाली। बाली कान का भी है और नाक का भी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं नथ, लौंग, कांटा, चुन्नी वारी चौप, बेसरी और कौन सा? बाली, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है ना। और दांत के तो 2 ही है। दांत क्या? एक है रखन, एक है चूंप, ये चूंप, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है,
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैंने वैसे अब एक वीडियो लेके आएंगे अपन आभूषणों के ऊपर, तो ट्रिक के माध्यम से उसको बढ़िया याद करेंगे। अभी तक आपको चौप आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में। दांत के भी, दांतों के सिर्फ दो ही है, इन दोनों को याद रखना, रखन और चूप, ठीक है ना। चलो, हाथ के भी बहुत सारे पर अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब वहां बात करेंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? अब आप पहचानो भाई, असत्य कथन। युद्ध कब कब हुए थे? सिवाना 1308, बिल्कुल सही बात। असत्य पूछा है, टिक कर लें, ये सबसे बड़ी बीमारी है नहीं तो। चित्तौड़गढ़ 1303, बिल्कुल सही बात है। जालोर 1310, रुक जाओ अभी। रणथंभौर 1301, बिल्कुल सही है। ये है 1310 नहीं है, 13 कितना आंसर आएगा इसका? 1311 में। देखो जालोर में, जालोर का शासक था एक कानड़ देव वर्मन। कानड़ देव वर्मन और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जालोर में युद्ध होता है। कब होता है वो? 1301 में। जो नैनसिरी ख्यात है, नैनसिरी ख्यात में बताया गया है कि जो जालोर का शासक था कानड़ देव वर्मन, तो कानड़ देव वर्मन की जो लड़का था वीरम देव, उस वीरम देव के बारे में बताते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी की लड़की थी फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की लड़की फिरोजा वीरम देव से प्रेम करती थी। तो उसने पिताजी से बोला, पापा की शादी करूंगी तो किससे करूंगी? मैं वीरम देव से करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी भाई, है ना। गजब का प्रेम करती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी आया किसके पास? रिश्ता लेके आया कानड़ देव के पास। कानड़ देव से कहा, यार भाई मेरी लड़की तेरे लड़के से प्यार करती है और तू शादी मादी करा दे। तो कानड़ देव वर्मन ने शादी करने से मना कर दिया, वीरम देव ने साफ साफ मना कर दिया, मैंने ये चोरी कभी देखी नहीं। और फिर जब बोल रही अपन कल तो वहां मिली ही थी, मना कर दी भाई उसने। किसने मना कर दी? वीरम देव ने। अलाउद्दीन खिलजी को खतरनाक गुस्सा आ गया और फिर इस चक्कर में युद्ध हुआ। देखो ये किसके अनुसार है? नैनसिरी ख्यात के अनुसार। वैसे कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि जो गुजरात जाने का जो मार्ग था, ठीक है, कहां जाने का मार्ग था? गुजरात जाने का जो रास्ता था वो पड़ता था कहां पर? जालोर से गुजरता था। इसलिए जालोर का शासक कानड़ देव वर्मन ने क्या किया? गुजरात जाने का रास्ता रोक लिया। इस वजह से ये युद्ध हुआ। दो कारण, एक तो फिरोजा के चक्कर में या फिर गुजरात जाने का रास्ता रोका था इस चक्कर में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में जालोर का नाम बदल के क्या किया? जलालाबाद, ठीक है। सिवाना का नाम क्या किया? आपको भी पता होगा, खेराबाद। खेराबाद यहाँ का शासक था सातल देव, ठीक है। सातल देव को पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। तो आप इस चीज को याद रखें। यहाँ जालोर में दरिया बीका, दरिया बीका, इस दरिया बीका के विश्वासघात के कारण कौन जीता? अलाउद्दीन खिलजी। और रणथंभौर का तो आपने खूब नाम सुना होगा, हमीर, पद्मला तालाब वगैरह सब कुछ कहां पर है? रणथंभौर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, रणथंभौर बाघ परियोजना भी है, टाइगर रिजर्व भी है हमारी रणथंभौर, ठीक है। यहाँ की एक सबसे वृद्ध बाघिन थी मछली, जिसकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई रणथंभौर में, ठीक है। चलो ये थोड़ा इसको सही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रणथंभौर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो आज के लिए जो हमने ये देखे थे तो सारे आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो अपने सभी दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ठीक है, और आप अच्छी सी शिक्षा प्राप्त करें। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, ठीक है। जो जैसा कि यहाँ पर पहले लिख भी रखा है, हम आपके लिए निःशुल्क तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हो। देखो राजस्थान जीके यदि तुम्हें मजबूत करनी है तो एक एक चीज़ को पहले से बारीकी से पढ़ना होगा। तो आप आराम से थ्योरी की क्लासें भी अटेंड करें और फिर हम उनके क्वेश्चन आंसर लेके आते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लगभग साल भर में आप यूँ मान लो कि विद्वान बन जाओगे जीके में, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करूँगा, उम्मीद रखूँगा आप सभी से अपने दोस्तों को बताएं, ठीक। धन्यवाद।